मैंने कल आपको बताया था कि मान लो ए वेक्टर है मैंने कहा था भी ए वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करना हो तो इसके लिए एक लाइन ड्रा करोगे आप। मैंने कहा इस लाइन की जो लंबाई है तो वो हमें वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी। लाइन छोटी है इसका मतलब मैग्नीट्यूड कम होगा, लाइन बड़ी है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। लाइन के ऊपर ये जो एरो है ये आपको वेक्टर की डायरेक्शन बताएगी। ठीक, ये कल चीजें बताई थी मैंने। ये जो एरो लगा रखी है जहां इसको हेड बोलेंगे, जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है इसको टेल बोलेंगे। जैसे मान लो ये वेक्टर ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ, लास्ट पॉइंट इसका पी है। मान लो ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ, लास्ट पॉइंट पी है, तो ओ इसकी टेल होगी, पी इसका हेड हो गया। तो वेक्टर को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। तो जैसे मैंने ए से लिखा वेक्टर ए, एक इसी को लिख सकते हैं आप ओपी वेक्टर। आप इसको यूं भी कर सकते हैं ए इज इक्वल टू ओपी, ये भी एक लिखने का तरीका है। देखो आज भी छोटी छोटी डेफिनेशन चलेंगी, वो आपको ध्यान से आज सुननी है और आगे उनको फिर बार बार अप्लाई करना है। तो जैसे ए वेक्टर तो यूं लिखा, ए लिख दिया। एक मैं इसको ओपी से भी लिख सकता था, ओपी के द्वारा। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो टेल होगी उसका लेटर पहले आएगा, हेड का लेटर बाद में आएगा। इसको ओपी लिखना है, पीओ मत लिख देना। अगर आपने ओपी लिखा है तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि ओ इसकी टेल है और पी इसका हेड है। तो ये ओपी लिखना है, पीओ गलती से लिख दिया तो उल्टा हो जाएगा फिर वो वेक्टर, ध्यान रखना है। तो जहां से स्टार्ट किया वो लेटर पहले आना चाहिए, फाइनल लेटर बाद में आना चाहिए। तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आगे बार बार लिखना भी पड़ेगा हमें। ये तो बात हुई लिखने का तरीका। अब वेक्टर्स के बीच में ना हमें अक्सर देखो, वेक्टर आपको पता है अभी मैग्नीट्यूड होगा, इसका डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वेक्टर का। डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल आइडिया में रहना चाहिए भी, डायरेक्शन क्या है, कैसे निकालें। और डायरेक्शन निकालने के लिए फिर हमें जैसे दो वेक्टर आ गए मान लो कहीं, तो दो वेक्टर पर कभी हमें एडिशन करनी पड़ेगी उनकी, कभी उनकी सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, कभी उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, वेक्टर को डिवाइड कभी नहीं करते हैं, ध्यान रखना। वेक्टर डिवाइड नहीं होते कभी भी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन जब भी चाहे आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो, आपको वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसकी जरूरत पड़ती है। हमें एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स बार बार जरूरत पड़ेगी। तो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल निकालने का तरीका क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। हाउ टू टेल दी एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, बहुत छोटा सा पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर गलत करते हैं इसमें। वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। जैसे देखो बेटा, मान लीजिए मैंने एक वेक्टर बनाया ए, मान लो एक वेक्टर बनाया बी। मैंने दो वेक्टर मान लिए ए और बी। किसी ने मेरे को बोला भी इनके बीच का एंगल बताओ, ए और बी के बीच का एंगल बताओ। एक तो बात हमेशा याद रखनी है कि वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा स्मॉलर एंगल जो होता है वो लिया जाता है। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर चलो, आप मैथ के हिसाब से चलो, तो ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। एंगल तो ऊपर वाला भी है, एंगल नीचे वाला भी है। लेकिन जब वेक्टर्स की बात आएगी तो ये पॉइंट ध्यान कर लो, वेक्टर्स के बीच में हमेशा स्मॉलर एंगल लिया जाता है, हमेशा स्मॉलर एंगल लिया जाता है। तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स कहलाएगा। इसको हम एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स नहीं कहेंगे, ये याद रखनी है बात। वेक्टर्स के बीच में हमेशा स्मॉलर एंगल कंसीडर किया जाता है। तो कोई मेरे से पूछेगा एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, तो मैं इसका नाम लूंगा। मान लो ये थीटा है, तो ये थीटा आपका एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स ये वाला हो गया, स्मॉलर एंगल। हाँ, ये तो बात हुई स्मॉलर एंगल लेना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है दोनों एंगल इक्वल हो, ये भी हो सकता है। फिर चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। 180 केस में तो इक्वल भी आ जाएंगे ना, फिर कोई फर्क नहीं, ऊपर वाला बोल दो नीचे वाला बोल दो, वो केस अलग हो गया। बाकी तो हमेशा स्मॉलर एंगल लेना है, लार्जर एंगल नहीं लेना। दूसरी बात ये तो है भाई, कौन सा एंगल लेना, छोटा लेना है या बड़ा, छोटा लेना है। और एक बात, जैसे देखो मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए बी, ए और एक है बी, दो वेक्टर। किसी ने मेरे से पूछा भी इनके बीच का एंगल बताओ, तो मैंने कह दिया जी ये एंगल। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई बात ही नहीं है। जैसे ओ पॉइंट है मान लो, यो किसी ने मेरा से पूछा भी ओ पॉइंट पर ए और बी के बीच का एंगल बताओ, तो मैंने ये एंगल ड्रा कर दिया। लेकिन जो काम की बात है वो देखो, कई बार आपसे यूं पूछेंगे, मान लो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, यूं बना दें।
अब किसी ने देखो इसमें मेरे से पूछा, मैंने एंगल बताया भी थीटा है। अब मेरे से इसमें पूछा भी एंगल बताओ, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो जैसे मान लो ये है पी पॉइंट, मुझे पी पॉइंट पर एंगल रिप्रेजेंट करना है। ये पॉइंट अब थोड़ा ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुत काम की बात है। जैसे यहां मैंने को दो वेक्टर दिए ए और बी, मैंने एंगल बता दिया। अब फिर मेरे को ए और बी दो वेक्टर दिए, इसने एग्जांपल्स हैं, ये कंडीशन दे रहा हूं मैं। अब फिर किसी ने पूछा भी इनके बीच का एंगल बताओ, तो बेटा एंगल कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट अब थोड़ा काम का है, बड़े आगे बड़े कई जगह यूज होगा। बेटा देखो, जब भी किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल आपको बनाना हो, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल आपको बनाना हो, तो ये पॉइंट ध्यान रखो कि जब भी एंगल बनाओ ना, जैसे मुझे ओ पॉइंट पर यहां एंगल बनाना था ए और बी के बीच में, तो वेक्टर्स की ये जो एरोज है ना, ये दोनों एरोज, ये दोनों एरोज जिस पॉइंट पर आपको एंगल बनाना हो ना, ये दोनों एरोज उस पॉइंट से यो आउटवर्ड जानी चाहिए, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब उस पॉइंट पर आके मिलनी नहीं चाहिए। जैसे इसमें ये बाहर की तरफ गई हुई है, तो ये ठीक है, ये ए और बी की दो एरो थी, इसकी एरो थी, इसकी एरो थी, बाहर की तरफ गई हुई है, तो यहां मैं एंगल बना दिया, छोटे वाला एंगल ले लिया। लेकिन इसमें देखो एक बार, यहां देखो, मेरे को किसी ने बोला भी ए और बी के बीच में एंगल बनाना है, तो बी की एरो देखो, बी की एरो तो बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, बी की एरो तो ठीक है, बट ए की एरो तो यहां के मिल गई। अगर ए की एरो यहां के मिल गई ना, तो अभी मैं इसके बीच में एंगल नहीं बना सकता। एंगल बनाने के लिए मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, मुझे कोई चीज इमेजिन करनी पड़ेगी। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो मुझे कोई चीज इमेजिन करनी पड़ेगी। वो क्या, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी तरफ से ए वेक्टर को आगे बढ़ाऊंगा, मैं अपनी तरफ से ए वेक्टर को आगे मान लूंगा। मतलब जैसे कि ए वेक्टर आगे होता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। बी वेक्टर की एरो पहले ही बाहर थी, ए की एरो पी पॉइंट पर आगे मिली, लेकिन अगर दोनों की एरो बाहर नहीं होंगी तो एंगल नहीं बना सकते आप। तो दोनों की एरो आपको बाहर की तरफ बढ़ानी पड़ती हैं। अगर पहले ही बन रही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप एक को या दोनों की एरो बाहर जरूर करो, एक बार आगे बढ़ाओ उनकी एरोज को। अब ए की एरो मैंने आगे बढ़ा ली, इसको आगे बढ़ा लिया, तो ये एंगल होगा ए और बी के बीच का, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए की एरो पी पॉइंट पे मिल रही थी ना, तो अब आप एंगल नहीं बना सकते थे इनके बीच का। इसके लिए आपको इसको आगे बढ़ाना, पहले आगे एक्स्ट्रापोलेट करो, इसको आगे इमेजिन करो कि अगर ये आगे होता तो क्या होता, फिर ये एंगल बना दो उठा के। ये तरीका है। और देखो इस पॉइंट को और समझ लो एक बार, इसी में गलती करते हैं, जो मेन है ना, यही गलती होती है। जैसे मान लो यूं हो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों की एरो आगे मिल गई, यहां तो दोनों की ही एरो यहां पी पॉइंट पर आगे मिल गई। अब किसी ने पूछा भी इनके बीच का एंगल बनाओ, मैंने कहा भी एरोज जिस पॉइंट पर आपको एंगल बनाना होता है ना, उससे बाहर की तरफ होनी चाहिए। यहां तो दोनों की एरो आगे मिल गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, दोनों को एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा। इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, और ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा, ये दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हाँ याद रखना, बस आगे ये चीज याद रखना है, लाइन प्रोड्यूस करो फॉरवर्ड। तो इस तरीके से आपको एंगल्स रिप्रेजेंट करने होते हैं। देखो कोई बच्चा बोलेगा कि ये एंगल, सुनो मेरी बात को, कोई बच्चा ये दिमाग में आ सकता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। बिल्कुल इक्वल है, मैंने कब मना किया इक्वल नहीं है, बट कंसेप्चुअली दिस इज द एंगल। देख तो होता है आंसर मिलाना, उत्तर मिलाना, एक होता है कंसेप्ट के साथ आंसर निकालना। तो एंगल तो ये और ये इक्वल है। बच्चा सोचेगा इसको बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है जी, आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर तो आ जाएगा भाई, बट कॉन्सेप्चुअली तो गलत होगा ना, कॉन्सेप्चुअली तो यही एंगल बोलना आपने, कोई पूछेगा तो इसलिए दोनों की एरो आगे एक्स्ट्रापोलेट की, मैंने आगे बढ़ाई, और फिर उनके बीच में एंगल बोला, तो इसका बोलूंगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और ले लो एग्जांपल, मान लो एक वेक्टर यूं है, एक वेक्टर यूं है, इसने बोला भी इनके बीच में एंगल बनाना है, एंगल बनाना है तो इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा, और ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, बट कॉमन मिस्टेक भी है ये बच्चों की कॉमन मिस्टेक भी है, ध्यान रखना। अक्सर बच्चे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने में गलती करते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने में, तो वो पॉइंट ध्यान रखना होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जिसमें बच्चे गलती कर जाएंगे। जैसे मान लो मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जहां गलती होने के चांस होते हैं। मान लो ये ए बी सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने एक वेक्टर बना दिया ए से बी, मान लो एक वेक्टर का नाम है पी,
वो मैंने ए से बी बना दिया। एक वेक्टर मैंने बना दिया बी से सी, मान लो इसका नाम है क्यू। एक वेक्टर मैंने बना दिया सी से ए, उसका नाम है आर। मान लो मैंने 3 वेक्टर बना दिए यो। अब मैंने जैसे 3 वेक्टर बना दिए, मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग, क्वेश्चन का आंसर देना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 वेक्टर मैंने एग्जांपल के तौर पर बना रखे क्वेश्चन पूछने के लिए। क्वेश्चन ये है कि ये बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, तो क्या बता पाओगे मुझे? एंगल बिटवीन पी एंड क्यू क्या बोलोगे आप? व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। अगर कोई आपसे इसका जवाब पूछता है कि पी और क्यू के बीच का एंगल बताओ, तो क्या बोलोगे आप? बताओ। 60 डिग्री आंसर दे दिया, इसके 60 डिग्री आंसर दे दिया, जबकि ये है 62 और हमें एंगल क्या चाहिए? इसको एरो आगे बढ़ाओ, हमें एंगल चाहिए ये वाला। ये कितना है? 120। तो आंसर 120 था। कुछ बच्चों ने 60 डिग्री आंसर दे दिया। अरे वैल्यू नहीं बता सकते क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दी तो स्पेसिफाई कर सकते थे। तो एंगल था 120 डिग्री, कुछ बच्चों ने 60 डिग्री आंसर लिख रखा है। देखो बेटा, मान लो एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मान लो ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दोनों साइड इक्वल है। थीटा की वैल्यू पूछी थी बेटे मैंने, थीटा की वैल्यू बतानी थी। तो मान लो इसकी दो साइड इक्वल है, ए बी और ए सी। ए बी और ए सी दो साइड्स इक्वल हैं। अब मान लो एक वेक्टर मैंने यहां बना दिया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। एक वेक्टर मैंने यहां बना दिया, लेट ये पी वेक्टर है। एक वेक्टर मैंने बना दिया बी से सी, ये मान लो क्यू वेक्टर है। एक वेक्टर मैंने बना दिया सी से ए, मान लो ये आर वेक्टर है। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन क्यू एंड आर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू और आर के बीच में एंगल बताओ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन क्यू एंड आर। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू और आर के बीच में एंगल बताइए क्या होगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन क्यू एंड आर। देखो देखो, अब देखो ये एंगल 90 था, ये एंगल 45, ये एंगल 45। लेकिन मुझे कौन सा एंगल चाहिए? मुझे चाहिए आर और क्यू का। आर और क्यू का, तो क्यू वाली लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्यू वाली लाइन को आगे बढ़ाऊंगा मैं। अब क्यू वाली लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो ही मैं, ये तो होगी क्यू की एरो, ये होगी आर की एरो, ये आर की एरो। अब ये एंगल होगा ए और बी, पी और क्यू का, सॉरी क्यू और आर का। ये एंगल है क्यू और आर का, और ये एंगल कितना बना? 135। तो अपना आंसर हुआ 135। तो इसका आंसर 135 था भाई। ज्यादातर बच्चों ने लिख रखा आपकी बार, तो अब तो समझ गए ये बच्चे। अब आगे मुझे उम्मीद है कि गलती नहीं करेंगे। वेक्टर्स जब पढ़ोगे तो एक कॉमन सा वर्ड यूज होगा, एक कॉमन वर्ड यूज होगा, वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। और कई बार एक वर्ड यूज होगा, वेक्टर्स आर इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये वर्ड वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, वेक्टर्स आर इन अपोजिट ऑर्डर, तो इसका मतलब क्या होता है सेम ऑर्डर का और अपोजिट ऑर्डर का, वो देख लो। ये भी बहुत कॉमन वर्ड है और बार बार यूज होना आगे चल के। मैं एग्जांपल देके समझा देता हूं सेम ऑर्डर किसे कहते हैं। भाई मान लो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है ए, ओ से पी आपने बना रखा है ए। तो ओ से पी एक वेक्टर ए बना रखा है, ओ इसकी टेल है, पी इसका हेड है। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है बी, आपने बी को पी पॉइंट से स्टार्ट करके बना दिया। ये मान लो आपने बी वेक्टर बना दिया पी से क्यू। तो ओ से पी ए बना दिया, पी से क्यू बी बना दिया। ये पी था ए का हेड, पी क्या था? ए का हेड। तो ए के हेड के साथ देखो बी की टेल स्टार्ट हो रही है, ए के हेड के साथ बी की टेल कॉन्साइड करी, टच करी है ना। बी की टेल और ए का हेड एक ही जगह है मतलब। तो अगर ऐसा हो, एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे की टेल बना के दिखा रखी हो, जैसे ये दिखा रखी है, तो हम ये कहेंगे वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। तो हम कहेंगे वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर का मतलब है कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल स्टार्ट होनी चाहिए।
एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल स्टार्ट होनी चाहिए, तो वो वेक्टर सेम ऑर्डर में कहलाते हैं, जैसे मैंने बना रखा है। ये एग्जांपल है, और ले लेता हूं एग्जांपल। जैसे देखो, एक वेक्टर यूं है, एक वेक्टर यूं है, ये वेक्टर भी सेम ऑर्डर में है और सेम डायरेक्शन में भी है। ये वाले तो सेम ऑर्डर में भी है और सेम डायरेक्शन में भी है, क्योंकि ए के जो हेड था वहीं से बी की टेल स्टार्ट हुई। जहां ए का हेड था वहीं से बी की टेल स्टार्ट हुई। इसका दीज आर इन सेम ऑर्डर, बट ये सेम ऑर्डर में भी कहलाएंगे और सेम डायरेक्शन में भी कहलाएंगे। और ये वाले सेम ऑर्डर में तो हैं, बट सेम डायरेक्शन में नहीं है। ये सेम ऑर्डर में है, बट इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। इनकी ऑर्डर भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो इस तरीके से कई जगह बढ़ाएंगे हम वेक्टर्स को। और दो ही वेक्टर हो कोई जरूरी नहीं है, वेक्टर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते। दो से कम तो क्या होंगे कर, दो या दो से ज्यादा कितने वेक्टर। जैसे मैं एक और बना दूं, यूं बना दिया, तो ये तीनों ही सेम ऑर्डर में हो गया। अब ये ऑल द थ्री आर इन सेम ऑर्डर। जितने भी वेक्टर हो, एक बनाया, उसके हेड से दूसरे की टेल स्टार्ट करके दूसरा बना दिया, उसके हेड से तीसरे की टेल स्टार्ट करके तीसरा बना दिया। ऐसे जितने भी वेक्टर आप ड्रा करते जाओगे ना, वो सारे के सारे सेम ऑर्डर में कहलाएंगे, वो सारे के सारे सेम ऑर्डर में कहलाएंगे। तो ये वर्ड है, और इस तरीके से कई जगह बनाने पड़ेंगे आप ना सेम ऑर्डर। एक वर्ड यूज करेंगे अपोजिट ऑर्डर। अब ये तो है सेम ऑर्डर का मतलब, और एक वर्ड होगा अपोजिट ऑर्डर। जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर बनाया ए, एक वेक्टर ए बनाया, और एक वेक्टर मैंने बनाया यूं बी। दो वेक्टर बना दिए ए और बी। एंगल बेटा आगे बताओगे, एंगल तो बता दिया मैंने, एंगल निकालना तो सिखा दिया मैंने युवराज। एंगल तो जो आपका आगे दोनों की बढ़ाओ और आपका आंसर आ गया। एंगल बनाने के लिए तो जो भी आपकी एरोज है वो बढ़ा के आप एंगल बना लोगे, एंगल तो बन जाएंगे उससे। अभी एंगल तो बताया था मैंने कैसे निकालना। अभी तो आप समझो सेम ऑर्डर का मतलब क्या है। तो सेम ऑर्डर का मतलब था एक के हेड से दूसरे की टेल, एक के हेड से दूसरे की टेल। एंगल पूछा, भी एंगल कैसे बनाएंगे, एंगल भी बता देता हूं। एंगल तो भी बता ही दिया था वैसे मैंने। जैसे एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल हो गया, ये एंगल होगा। एंगल तो उसी तरीके से निकालेंगे, एंगल के लिए कोई नई चीज नहीं। तो ये देखो, दोनों के हेड से हेड मिल गए, सिर से सिर टकरा गए, सिर से सिर टकरा गए। इसका दीज आर इन अपोजिट ऑर्डर। अगर दो वेक्टर के हेड से हेड कहीं मिलते हुए दिख रहे होंगे ना आपने, तो इसका मतलब ये अपोजिट ऑर्डर में है। हेड से हेड मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका दीज आर इन अपोजिट ऑर्डर। तो यूं बना दिए, ये अपोजिट ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में है। तो जहां पर भी आपको हेड से हेड जो वेक्टर सेम ऑर्डर में होते हैं, एक बच्चा पूछ रहा है कि जो वेक्टर सेम ऑर्डर होते हैं उनका एंगल क्या होता है। बेटा सेम ऑर्डर का मतलब, सेम ऑर्डर के में अगर होंगे तो एंगल डिपेंड करेगा, कुछ भी हो सकता है। सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री एंगल होता है। जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं उनके बीच में 0 डिग्री एंगल बोला जाता है। और जो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, डायरेक्शन ऑर्डर नहीं, एक बच्चे ने पूछा मेरे से सेम डायरेक्शन में एंगल क्या बोलोगे, तो सेम डायरेक्शन का मतलब एंगल 0 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एंगल 180 डिग्री। सेम डायरेक्शन का मतलब एंगल 0 डिग्री, और अपोजिट ऑर्डर का, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एंगल 180 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन, ऑर्डर नहीं, ध्यान रखना डायरेक्शन और ऑर्डर में फर्क होता है, डायरेक्शन और ऑर्डर में फर्क होता है। तो जो भी चीजें सेम डायरेक्शन में होती हैं उनमें 0 डिग्री एंगल कहा जाता है, जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है उनमें 180 डिग्री एंगल कहा जाता है। तो ये तो मैंने एक बार ऑर्डर समझ लो आप, ऑर्डर, ये भी अपोजिट ऑर्डर है, ये भी अपोजिट ऑर्डर है, ये भी अपोजिट ऑर्डर है, ये भी अपोजिट ऑर्डर है। जहां भी एरो से एरो की मिलकी दिख जाएगा ना, अपोजिट ऑर्डर बोल देना। तो ये कॉमन वर्ड है, सेम ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर। इसके बाद है भाई कुछ डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस लिखो, कुछ डेफिनेशंस, सम डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस। पहला है इक्वल वेक्टर। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, कई बच्चे, कल एक बच्चे ने पूछा था कि वेक्टर्स की कई टाइप होती हैं क्या सर, बिल्कुल होती हैं टाइप्स। तो कुछ ये भी डेफिनेशंस है, ये याद रखनी है। अब बात आती है इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स कई सारी डेफिनेशन आएंगे, अब 4-5 छोटी छोटी डेफिनेशन है, वो याद रखनी है आपने। एक बच्चा पूछ रहा है कि अपोजिट रिपीट कर दो। अपोजिट का मतलब बेटा ये था, देखो मैं दोबारा बता देता हूं। एक वेक्टर के हेड के साथ अगर दूसरे का हेड आगे मिले तो इसको अपोजिट ऑर्डर कहा जाता है। एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे का हेड आगे मिले, चाहे वो इधर से आगे मिले चाहे इधर से आगे मिले, तो ये अपोजिट ऑर्डर कहा जाता है।
इसको अपोजिट ऑर्डर कहते हैं। हेड से हेड जहां भी मिलेगा, तो बहुत सारी डायग्राम आएंगी जहां इस तरह हेड से हेड मिलता हुआ दिखेगा आपको, तो वहां आपको अपोजिट ऑर्डर बोलना पड़ेगा। अब ये डेफिनेशन लिख लो। जैसे मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल वेक्टर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल वेक्टर्स। बेटा इक्वल वेक्टर्स उन वेक्टर्स को कहते हैं, इक्वल वेक्टर उन वेक्टर्स को कहते हैं जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। मैग्नीट्यूड मतलब इक्वल हो, डायरेक्शन सेम हो। अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन सेम है, देन वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन सेम है, देन वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन सेम हो, उनको इक्वल वेक्टर्स बोला जाएगा। और इक्वल वेक्टर्स को आप लिख सकते हो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। इफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड डायरेक्शन इज सेम, इफ मैग्नीट्यूड इक्वल एंड डायरेक्शन इज सेम, देन वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ये डेफिनेशन है। मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो ऐसे वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स बोला जाता है। तो ये तो मीनिंग ऑफ इक्वल वेक्टर लिखने लेने, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बार बार वर्ड यूज होंगे। जैसे मैंने डायग्राम में बना के दिखा रखा है, तो ये आपने इक्वल वेक्टर बना रखे हैं। उसके बाद एक डेफिनेशन है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स, बेटा मान लो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। तो बेटा अगर दो वेक्टर हो जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, देन वेक्टर्स आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर। जैसे ये दो वेक्टर दिखा रखे नीचे वाले ए और बी, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसका दीज आर नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर। ईच अदर का मेरा मतलब आप ए को बी का नेगेटिव कह सकते हैं, या फिर जरूरत पड़े तो बी को ए का कह सकते हैं, या तो ए को बी का नेगेटिव बोल दो या बी को ए का बोल दो। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। इसको लिखने का तरीका ये होगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी या बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। एरो जरूर लगानी है इनमें, एरो जब तो दोनों वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस ऐसे वेक्टर्स को, अनन्या क्या समझ में नहीं आया सर, बी के ऊपर एरो अपोजिट नहीं आएगा? अरे नहीं 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 नहीं, ऊपर वाली एरो का कोई चक्कर नहीं। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि ये जो एरो है, ये एरो, ये इसका कोई चक्कर नहीं बेटा, लाइन के ऊपर जो एरो है ना उसको ध्यान देना, ये तो हमेशा यूं आएगी। आपने बी के ऊपर एरो जो है ना यूं बनाई, या बी के ऊपर एरो यूं बनाई, इसका कोई मतलब नहीं है। तो सिंबल के ऊपर वाले एरो का कोई चक्कर नहीं है, लाइन के ऊपर जो एरो उसका मतलब है बस, सिंबल के ऊपर एरो का कोई चक्कर नहीं। अब मान लो कोई वेक्टर में यूं बना दूंगा, तो बी के ऊपर एरो कैसे लगाऊंगा? मैं नीचे थोड़ा लगाऊंगा, तो ये तो सिंबल है, इसके ऊपर तो एरो यूं ही आएगी। मैं दाएं हाथ से लिखता हूं तो यूं एरो लगा दी, कोई बाएं हाथ पीछे लगा देगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, दिस इज जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो इस ऊपर वाली एरो का चक्कर नहीं, लाइन की एरो का चक्कर है, लाइन की एरो का। तो देखो नेगेटिव वेक्टर, देखो ये नेगेटिव वेक्टर बड़े काम की चीज है, बार बार यूज होगा फिजिक्स, सॉरी वेक्टर्स में ना, वेक्टर्स में जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम उसके साथ एक के साथ पॉजिटिव और एक के साथ नेगेटिव लगा देंगे। नेगेटिव साइन वेक्टर्स में अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। तो जैसे ये दो वेक्टर हैं, एक बच्चा पूछ रहा है मेरे से कि ये सेम नेचर के होंगे। बेटा सेम नेचर तो होगी जब इक्वेट कर दिया ना, इक्वेट कर दिया, नेचर तो सेम होगी। इक्वेट सेम नेचर की क्वांटिटी ही कर सकते हैं, तो डायमेंशन में पढ़ लिया अपन है, इसमें कौन सी ये नहीं क्या बात है। जब इक्वल होंगे या अपोजिट होंगे, मतलब इस तरह लिखोगे या इस तरह लिखोगे, तो नेचर तो सेम होगी तभी कर सकते हो, वरना कैसे कर सकते हो? ये तो डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ा था हमने। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा कि इनकी नेचर सेम होगी जी, इक्वल बोलना हो या इक्वल नेगेटिव बोलना हो तो नेचर तो सेम होगी।
ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। चलो अगली डेफिनेशन, ये इक्वल वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी, नेगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। तीसरी डेफिनेशन एक होगी डेफिनेशन कोलीनियर, कोलीनियर वेक्टर्स, कोलीनियर। ये शुरू की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखनी होती है आगे चल के। कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर्स लिखो तो कोलीनियर वेक्टर्स आप लिख लो डेफिनेशन, ऑल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ऑल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलीनियर वेक्टर्स। ऑल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलीनियर वेक्टर्स। जो भी पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे ना, वो सारे के सारे कोलीनियर वेक्टर कहलाएंगे। ऑल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलीनियर वेक्टर्स। अब बच्चे के दिमाग में आएगा भाई पैरेलल या एंटी पैरेलल कौन से होते हैं? बेटा वेक्टर्स में पैरेलल का मतलब है डायरेक्शन सेम। ये सारे पैरेलल हैं, ये सारे पैरेलल हैं। जिनकी डायरेक्शन सेम होगी ना वो पैरेलल हैं। जो एक लाइन पर आए, जब पैरेलल लाइन पर आए, डायरेक्शन सेम है, तो हम उनके लिए वर्ड यूज करते हैं पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल मैं दूसरे कलर से बना दूं, एंटी पैरेलल ये एंटी पैरेलल हो गया। अपोजिट डायरेक्शन अगर है, डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो अनइक्वल हो, कोई चक्कर नहीं मैग्नीट्यूड का, इसमें मैग्नीट्यूड का कोई चक्कर नहीं, डायरेक्शन देखनी बस। जिनकी डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, सेम या अपोजिट डायरेक्शन बोल दो, पैरेलल एंटी पैरेलल ध्यान रहे ना, तो जो उनकी भी डायरेक्शन सेम या अपोजिट हो उनको हम कह सकते हैं वो कोलिनियर है। ऑल आर कोलिनियर। या तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है या एंगल 180 डिग्री, बिल्कुल सही। हैव सेम डायरेक्शन आर पैरेलल वेक्टर्स, अपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो या बोलो एंगल 0 या 180 हो। 0 डिग्री एंगल बोलते हैं पैरेलल के लिए, 180 डिग्री एंगल बोलते हैं एंटी पैरेलल के लिए। 0 डिग्री एंगल किसके लिए? पैरेलल के लिए। 180 डिग्री एंगल किसके लिए? एंटी पैरेलल के लिए। तो 0 या 180 डिग्री जिनके बीच में एंगल होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो अनइक्वल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे के सारे कोलिनियर कहलाते हैं। जैसे मैंने कुछ बना के दिखाने की कोशिश की है, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स, तो ये सब कोलिनियर है। एक वर्ड आएगा को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ रहे हो आप पूरे, मैंने कहा ना 8-10 दिन लगातार वेक्टर पढ़ने हमने, तो इन सब को हमने बार बार यूज करना पड़ेगा, इन सारे वेक्टर्स को, इन नाम इनकी नेमिंग के हिसाब से। तो अगला है को इनिशियल, नाम के अंदर ही आंसर है वैसे तो, को इनिशियल। अरे को इनिशियल, को का मतलब होता है एक जैसा, इनिशियल मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, दोज आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। जो भी वेक्टर सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, जैसे देखो मान लीजिए मैंने कई वेक्टर ओ से दिखा दिए, एक ए बना दिया, एक बी बना दिया, कोई सी बना दिया, कोई डी बना दिया, कोई ई बना दिया। मान लीजिए कई सारे वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो। अगर कई सारे वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, जिन सबका इनिशियल पॉइंट सेम हो, दोज आर कॉल्ड को इनिशियल। को इनिशियल मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, उनको हम को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे मैंने इसमें दिखा रखे हैं एग्जांपल के तौर पर, कुछ मैंने बनाकर दिखा दिए, तो सबका इनिशियल पॉइंट मैंने ओ दिखा रखा है, तो मैं इन सबको को इनिशियल कह सकता हूं। दीज आर को इनिशियल, बिल्कुल सही। तो ये हो गया को इनिशियल की बात। उसके बाद एक होते को प्लेनर वेक्टर्स, को प्लेनर, को प्लेनर वेक्टर्स, को प्लेनर। आप सबको शायद प्लेन के बारे में तो पता ही होगा, प्लेन के बारे में पता आप लोगों को प्लेन कितनी होती हैं, कितनी प्लेन है? पहले मैं प्लेन के बारे में बताऊंगा, वरना तो एक बार मुझे बताओ आपको प्लेन के बारे में पता कि नहीं पता। को प्लेनर, पहले वैसे डेफिनेशन लिख लो एक बार, फिर मैं प्लेन के बारे में पूछ लूंगा। पहले डेफिनेशन लिख लो। द वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन, द वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लेनर वेक्टर्स। द वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लेनर वेक्टर्स। देखो सुनो बेटा, आपने 3 एक्सिस सुन रखी हैं, पहले मैं समझाता हूं, इधर सुनो। अब मेरी बात पर ध्यान दे लो। आपने 3 एक्सिस सुनी हुई हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये है एक्सिस, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होती हैं। आपने ये भी सुना होगा तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ये पढ़ रखा है। देखो
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीन तो होगी एक्सिस और तीन ही होती प्लेन, तीन प्लेन होती हैं। एक प्लेन का नाम होता है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक का नाम होगा एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक का नाम होगा वाई जेड प्लेन। तो तीन प्लेन होती हैं। एक्सिस तो अकेली बोली जाती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। प्लेन में हमेशा दो नाम आएंगे, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, ऐसे नाम आएंगे। तो तीन प्लेन होती हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये तीन प्लेन के नाम हैं। कोई भी पूछे तीन प्लेन के नाम बताओ तो एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, इस तरीके से बोल सकते हो। आगे पीछे बोलने में कोई चक्कर नहीं। जैसे मैंने एक्स वाई प्लेन बोला, आप वाई एक्स बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक्स जेड बोला, आप जेड एक्स प्लेन बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे वाई जेड की बजाय जेड वाई बोल दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दो नाम आने चाहिए। अब प्लेन का ये तो नाम है, इनके तीन तीन नाम है। अब मैं प्लेन का मतलब समझा दूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं छोटा सा। अभी तो पूरी डिटेल तो नहीं, पूरी डिटेल तो मैं काइनेमेटिक्स में पढ़ाऊंगा आपको प्लेन की। यहां एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे देखो, ये मान लो है एक्स एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस। मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी, इसी तरीके से आप बनाते आए। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो बेटा ये जो कंप्लीट रीजन है ना, ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन, जो ये पूरा रीजन है इधर इधर पूरे में, ये पूरा कंप्लीट, इसमें कोई भी पॉइंट लूं मैं। जैसे मैं एक पॉइंट ले लूं, यहां एक पॉइंट ले, सुनते जाना वरना समझ नहीं आएगी। और ये प्लेन बड़े काम की चीज है, आगे बार बार वर्ड यूज होता है भी प्लेन भी। तो मान लो एक पॉइंट ले लूं मैं, तो बेटा इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई होगा, जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा, इसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। मान लो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट मान लो x1 है, वाई कोऑर्डिनेट y1 है, जेड कोऑर्डिनेट जीरो है। सबको पता है इसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो आएगा। ऐसे मान लो कोई मैं और कहीं पॉइंट ले लूं, मान लो यहां पॉइंट ले लूं, यहां पॉइंट ले लूं, यहां पॉइंट दूंगा तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा और जेड फिर जीरो होगा। ऐसे यहां कोई पॉइंट ले लूं मैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई होगा, जेड फिर जीरो होगा। तो ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन, मैं थोड़ा सा दूसरे पेन से एक बार डार्क करके दिखा देता हूं इसको। ये कंप्लीट रीजन, ये सारा, ये पूरा बोर्ड पे जो बना रखा मैंने, ये पूरा रीजन। इस रीजन में कोई भी पॉइंट लो आप, इस रीजन में कोई भी पॉइंट लो, हर पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट जीरो आएगा, हर पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो आएगा। केवल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। कौन से कोऑर्डिनेट होंगे? केवल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो ये जो रीजन होगा ना पूरा टू डायमेंशनल रीजन, ये टू डायमेंशनल रीजन होगा पूरा, ये कहलाएगी एक्स वाई प्लेन। इसे क्या बोलेंगे हम? एक्स वाई प्लेन। तो इसको एक्स वाई प्लेन बोलेंगे यहां पे। एक्स वाई प्लेन का मतलब होगा जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे, जेड कोऑर्डिनेट हर पॉइंट का जीरो होगा। एक्स वाई रीजन में जेड कोऑर्डिनेट नहीं होता एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट हर पॉइंट का जीरो होगा। ऐसे ही अगर एक्स जेड प्लेन है ना, एक्स जेड प्लेन है, तो एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो इस तरीके से इसमें भी दो कोऑर्डिनेट होंगे, वाई और जेड, इसमें एक्स और जेड, इसमें वाई और जेड। तो प्लेन होती है टू डायमेंशनल। प्लेन क्या होती है? टू डायमेंशनल होती है। दो ही कोऑर्डिनेट होता, तीसरा कोऑर्डिनेट जीरो होता है उसके अंदर। तो एक टू डायमेंशनल स्पेस लगा लो, स्पेस तो नहीं कह सकता, स्पेस तो गलत वर्ड है। रीजन या प्लेन का मतलब प्लेन में है, वही सही वर्ड तो प्लेन है। वैसे सरफेस टाइप से सोच लो, बहुत जीरो थिकनेस का सरफेस जिसमें दो ही कोऑर्डिनेट हो, तीसरा कोऑर्डिनेट हर जगह का जीरो हो, उसको प्लेन कहा जाता है। तो ये तीन प्लेन इस तरीके से बताते हैं हम। वैसे डिटेल में आगे बताने की जरूरत है, इसको आगे काइनेमेटिक्स में और डिटेल में बतावांगे इसको। अभी तो ये सोच लो भी एक प्लेन होती है, जैसे एक्स वाई प्लेन मैंने बना रखी है बोर्ड पर, तो ये बोर्ड वाला पूरा रीजन में एक्स वाई प्लेन कह सकता हूं, जो बोर्ड पर मैंने बना दिया। अगर मैंने बोर्ड पर एक्स वाई बना रखे हैं तो इस पूरे रीजन को मैं एक्स वाई प्लेन कह सकता हूं, अगर मैं इसकी थिकनेस को नेग्लेक्ट करके चलता हूं तो। दिस रीजन इज एक्स वाई प्लेन। ऐसे एक्स जेड बना सकते हो, कोई और बना सकते हो। तो तीन प्लेन होती हैं भाई। अब चलो मुझे बताने कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने प्लेन बना दी, कोई भी एक्स वाई प्लेन का ही ले लूं एग्जांपल, अभी समझाने के लिए आसान रह जाएगा मेरे लिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इसका मतलब मैंने ये एक्स वाई प्लेन बना दी भाई। अब इस प्लेन में जो भी वेक्टर मैं बनाऊंगा, जैसे मैंने एक वेक्टर बना दिया यूं, एक वेक्टर बना दिया यूं, कोई वेक्टर बना दिया यूं, कोई बना दिया यूं, कोई बना दिया यूं, जितने भी वेक्टर मैं इस एक्स वाई प्लेन में बनाऊंगा ना, दिस ऑल आर इन सेम प्लेन।
तो जैसे मैंने ये वेक्टर मैंने कुछ खींच दिए इस प्लेन में, तो इसका मतलब सारे के सारे कोप्लेनर हैं, दीज आर कोप्लेनर वेक्टर। डेफिनेशन क्या थी? दी वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। जो वेक्टर एक प्लेन में हो, सेम प्लेन में हो, उनको कोप्लेनर वेक्टर्स बोला जाता है। तो ये सारे वेक्टर आपने एक्स वाई प्लेन में दिखा रखे हैं, तो मैं इनको कोप्लेनर वेक्टर बोलूंगा। अभी तो इतनी डेफिनेशन समझ लो, केवल कि भाई जो सेम प्लेन में हो, दोज आर कोप्लेनर वेक्टर्स। मेरे ख्याल से आसान डेफिनेशन है, याद रह जाएगी। ये एग्जांपल भी मैंने बना के दिखा दिए हैं। तो ये हो गए कोप्लेनर क्या है भाई, को इनिशियल क्या थे, को लीनियर क्या है, इक्वल क्या है, नेगेटिव क्या है। इसके बाद है कि एक वेक्टर लिखो, पोजीशन वेक्टर लिखो आप, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, एग्जांपल से समझाऊंगा। क्लियर है बच्चे? कह रहे हैं क्लियर है सर, बिल्कुल, वेरी गुड। मैं पोजीशन वेक्टर का एग्जांपल लेता हूं, फिर बताता हूं इसकी डेफिनेशन। पहले सुन लो। जैसे बेटा मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये है जेड एक्सिस, ये है ओरिजिन। देखो ये इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी चीजें हैं वो ओरिजिन के कंपैरिजन में मेजर करते हैं, ओरिजिन के कंपैरिजन में। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी चीजें हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताते हैं, हम ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। अब जैसे ये ओरिजिन है, एक पॉइंट है, मान लो कोई भी, मान लो पी पॉइंट है। मैं पोजीशन वेक्टर को एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, फिर इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। तो जैसे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ओ ओरिजिन है, एक पॉइंट है पी। बेटा मैंने एक वेक्टर बना दिया ओ से पी की तरफ, ओ से पी की तरफ एक वेक्टर बना दिया, मान लो। लेट इसका नाम रख देता हूं मैं आर, इस वेक्टर का नाम मैंने आर रख लिया। तो बेटा ये जो वेक्टर मैंने बनाया ना, ओ से पी की तरफ, पी पॉइंट की तरफ, ओ ओरिजिन है, एक पी पॉइंट एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया था, मैंने एक वेक्टर ड्रा कर दिया ओ से पी पॉइंट की तरफ। तो ये जो ओपी वेक्टर मैंने बना दिया, दिस ओपी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ये ओपी वेक्टर जो आपने बना रखा है, यही है पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अभी तो बनाया है मैंने, डेफिनेशन नहीं बताई मैंने। जैसे मैंने पी पॉइंट का, कुछ ने बोला मेरे को भी पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाओ, तो आप ओरिजिन से पी की तरफ एक वेक्टर ड्रा कर दो, ओरिजिन से पी की तरफ एक वेक्टर बना दो, पी तक, ओरिजिन से पी तक। तो इसको बोल दूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। मान लो कोई पॉइंट है क्यू, किसी ने मेरे को कहा भी क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना दो, तो मैं ओ से क्यू एक वेक्टर बना दूंगा, ओ से क्यू। ऐसे ही किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना हो ना, तो स्टार्ट होगा ओ से स्टार्ट होगा, और जिस पॉइंट का बनाना वहां तक जाएगा। जैसे मुझे पी का बनाना तो ओ से पी जाओगा, क्यू का बनाना तो ओ से क्यू जाओगा, किसी और पॉइंट का बनाना तो ओ से स्टार्ट होगा, उस पॉइंट तक चला जाओगा, जहां भी कहीं भी पॉइंट हो चाहे वो। ये तो बनाने का तरीका भी, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट करके जिस पॉइंट का बनाना उस पॉइंट तक बना दो। अच्छा, इसको आमतौर पर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम, पोजीशन वेक्टर को नॉर्मली स्मॉल आर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई रूल नहीं है, आप चाहो सिंबल चेंज कर सकते हो, लेकिन आमतौर पर कहीं पोजीशन वेक्टर आर, R1, R2 ऐसे लिखे मिलते हैं आपको, स्मॉल आर से लिखा जाता है, रूल नहीं है। आमतौर पर सिंबल स्मॉल आर से लिखा जाएगा पोजीशन वेक्टर का। ये तो सिंबल की बात करी, बनाने का तरीका बताया। अब आपसे कोई पूछे डिफाइन करो जी, डेफिनेशन थोड़ी नहीं बताई मैंने अभी तक। कोई पूछेगा व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, कोई यूं पूछ ले व्हाट इज पोजीशन वेक्टर या डिफाइन पोजीशन वेक्टर, तो अब वो लिख लो, पोजीशन वेक्टर लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। आप लिखो द वेक्टर, आप लिखो द वेक्टर, एक बार डेफिनेशन लिखो, क्लियर होगा रिया, क्लियर होगा। द वेक्टर विच टेल्स अबाउट the vector which tells about the position of given point, the vector which tells about the position of given point with respect to origin, पूरा लिखना ध्यान से, the vector which tells about the position of given point with respect to origin is called position vector। जो वेक्टर किसी पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताए ओरिजिन के कंपैरिजन में, कोई भी वेक्टर जो हमें गिवन पॉइंट की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, हमारा पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूर है, हमारा पॉइंट ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है,
इसके बारे में जो वेक्टर हमें बताएगा उस वेक्टर को नाम दिया गया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन के बारे में बताने वाला वेक्टर, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी हो तो आप पोजीशन वेक्टर को देख के बता सकते हो। तो पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। द वेक्टर विच टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। बिल्कुल, पोजीशन के बारे में बताने वाला, नाम से ही आंसर है ना। पोजीशन कैसे पता चलेगी? पोजीशन इस तरह पता चलेगी, अगर मैं आर का मैग्नीट्यूड देख लूं, मान लो आर का मैग्नीट्यूड ज्यादा आया, इसका मतलब पॉइंट दूर है। अगर आर का मैग्नीट्यूड कम आया तो मैं कह दूंगा पॉइंट नजदीक है। तो आर की वैल्यू को देख के मुझे पॉइंट की लोकेशन पता चल जाएगी, वो नजदीक है या दूर है। तो आर से हमें गिवन पॉइंट की पोजीशन पता चलती है। तो पोजीशन के बारे में बताने वाला पोजीशन वेक्टर हो गया। कैसे बताएगा? अगर आर का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो इसका मतलब पॉइंट दूर है, आर का मैग्नीट्यूड कम तो पॉइंट नजदीक है। तो ये तो अगर नजदीक या दूर का पता चल जाएगा। आर की जो डायरेक्शन है उससे पॉइंट की डायरेक्शन का पता चल जाएगा वो किधर है। जो आर की डायरेक्शन होगी उससे हमें पता चलेगा कि पॉइंट लेफ्ट में है, राइट में है, किधर है। वो तो आर की डायरेक्शन बता देगी अपन है। और आर की वैल्यू से पॉइंट की दूरी का पता चलेगा, नजदीक है या दूर है। तो इस वेक्टर का नाम दे दिया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन के बारे में बताने वाला, नाम से ही आंसर है। मेरे ख्याल से रिया क्लियर होना चाहिए। अब तो पोजीशन के बारे में बताने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। बनाने का तरीका क्या है? हमेशा ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा और उस पॉइंट की तरफ होगा जिस पॉइंट का बनाना है। जैसे पी का बनाना है तो ओ से पी बनाना पड़ेगा, क्यू का बनाना है तो ओ से क्यू का बनाना पड़ेगा, किसी और पॉइंट का बनाना है तो वहां से उस पॉइंट तक बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप पोजीशन वेक्टर ड्रा कर सकते हैं किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से स्टार्ट करके। तो ये बात हुई पोजीशन वेक्टर क्या है। इसके बाद बात आती है, आप देखो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये ध्यान रखना, जो आज की डेफिनेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेस है चैप्टर का पूरा का, ये पूरे चैप्टर का बेस है। इनको लाइटली बदल लेना भाई, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा आगे चल के 8-10 दिन फिर ये, क्योंकि यही वर्ड बार बार यूज आने, तो इन्हीं से के बेस पर सारा चैप्टर डिपेंडेंट होता है। तो डेफिनेशंस बेसिक बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब बात करता हूं एक बार, चलो यूनिट वेक्टर की। मैंने जैसे मान लो, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। बेटा मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है। कोई मेरे को ये कहेगा भी एक एक ए वेक्टर है, आप ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो। देखो यूनिट वेक्टर हमेशा किसी न किसी वेक्टर का होता है, पहली बात तो ये देख लो। उसका अपना कुछ रोल नहीं है, वो उसको तो केवल डायरेक्शन बताने के काम आता है। यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन बताने के काम आता है। यूनिट वेक्टर जब भी निकालोगे ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है और ये केवल डायरेक्शन बताने के काम आता है। ये पॉइंट तो ध्यान रख लो, मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा इसका यूनिट वेक्टर। जब यूनिट वेक्टर बोल दिया तो अंडरस्टूड है ये बात कि उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। अब ये निकालते कैसे हैं? जैसे मेरे को एक वेक्टर ए दे दिया, कोई मेरे को बोलेगा भी ए का यूनिट वेक्टर निकालो। कोई मान लो बी वेक्टर है तो मेरे को कह सकता भी बी का यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर हमेशा किसी न किसी वेक्टर का होता है। जैसे ए का अपना यूनिट वेक्टर होगा, बी का अपना यूनिट वेक्टर होगा, ऐसे कोई और वेक्टर उसका भी निकाल सकते हो। तो कोई ना कोई वेक्टर दिया होगा, उसका ही यूनिट वेक्टर निकाला जाता है। अब कैसे निकालते हैं? जैसे किसी ने मेरे को बोला भी ए का यूनिट वेक्टर निकालो, तो पहली बात तो देखो, वेक्टर जब लिखा था तो सिंबल के ऊपर एरो लगाई थी। तो पहले तो यह ध्यान रखना कि यूनिट वेक्टर का सिंबल थोड़ा सा अलग होता है। यूनिट वेक्टर के सिंबल में कैप लगाई जाती है। यूनिट वेक्टर के सिंबल में कैप लगाई जाती है। एक तो ये सिंबल का फर्क समझो, ध्यान से सुनना, ये बातें काम आएगा। ये तो बार बार यूज होता है यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर में मतलब सबसे ज्यादा यूनिट वेक्टर यूज होगा आपका, सबसे ज्यादा। ए का यूनिट वेक्टर लिखना है तो पहले उस सिंबल का ध्यान रखना है कि एरो नहीं लगाओगे, कैप लगाओगे। ऐसे बी का यूनिट वेक्टर लिखना है तो कैप लगाओगे। इसको ए कैप या बी कैप पढ़ा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है। ए कैप, ए या ए हैट, बी कैप या बी हैट, ऐसे पढ़ा जाता है। हम इसको कैप बोलेंगे। तो ए कैप का मतलब है दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ए कैप एक सिंबल है जो हमें ये बताता है कि ए का यूनिट वेक्टर है। बी कैप एक सिंबल है जो हमें बताता है कि बी का यूनिट वेक्टर है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? ए कैप का मतलब है वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए वेक्टर को उसके अपने खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ए वेक्टर को उसके अपने खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये जो आएगा इसी को बोलेंगे यूनिट वेक्टर।
ये याद करना पड़ेगा बेटा। देखो कोई सोचो भी कहां से आ गया जी, ये फार्मूले हैं, बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। किसी ने मेरे को बोला भाई ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैं ए वेक्टर को उसके खुद के अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, जहां ये जो रेशो आएगी उसको बोल दूंगा ए कैप, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ऐसे ही बी का निकालना हो तो बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये बी कैप हो गया, ये ए कैप हो गया। ये निकालने का तरीका है। ऐसे कोई और वेक्टर होता, मान लो सी वेक्टर होता, कोई मेरे को कहता भाई सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, तो मैं सिंबल लिखता सी कैप, वो था सी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर को उसके अपने खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके ये निकाला जाता है। ये इसका तरीका होगा भाई, इस तरीके से ए कैप लिखा जाता है। यहां से क्या मैं ये लिख दूं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप। क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। ऐसे बी वेक्टर लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप। सी वेक्टर लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड इंटू सी कैप। तो इस तरीके से वेक्टर को भी लिखा जा सकता है। ये तो यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। कई बार क्या होगा, आपको यूनिट वेक्टर दिया होगा, मैग्नीट्यूड दिया होगा, वेक्टर लिखना होगा। यूनिट वेक्टर दिया होगा, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर दे दे, मैग्नीट्यूड दे दे, तो वेक्टर इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लो ए का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, मान लो ए का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, ये कहता है ए वेक्टर लिख के दिखाओ, तो मैं लिखूंगा ए वेक्टर इज इक्वल टू 10 ए कैप। ये कहता है बी का मैग्नीट्यूड 50 है, बी का मैग्नीट्यूड 50 है, तो बी वेक्टर लिख के दिखाओ, तो मैं क्या करूंगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू 50 बी कैप। ये कहता भाई मान लो सी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 3 है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, तो सी वेक्टर लिख के दिखाओ जी, तो सी वेक्टर होगा 3 इंटू सी कैप। इस तरीके से वेक्टर लिखा जा सकता है। फिर ये बड़े काम आएगा अपना यूनिट वेक्टर। मैं कह रहा हूं वेक्टर में सबसे ज्यादा यूज यूनिट वेक्टर का ही होगा, सबसे ज्यादा यूज। अभी तो कितना याद कर दो, इसका खुद का मैग्नीट्यूड चाहे ए कैप हो, चाहे बी कैप हो, चाहे सी कैप हो, इन सब का मैग्नीट्यूड 1 है। ए कैप का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड या सी कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, इन सब का मैग्नीट्यूड 1 होगा। ए कैप की डायरेक्शन ए वाली होगी, ए कैप की डायरेक्शन ए वाली होगी, बी कैप की डायरेक्शन बी वाली होगी, सी कैप की डायरेक्शन सी वाली होगी। ए कैप की डायरेक्शन ए वाली, बी कैप की डायरेक्शन बी वाली, सी कैप की डायरेक्शन सी वाली। जिसका जो यूनिट वेक्टर उसकी वही डायरेक्शन होगी। बहुत इजी है, बहुत इजी है, चिंता मत करो। इजी है लेकिन बहुत काम का है। इजी तो है लेकिन बहुत काम का है। इसके बारे में कुछ और चीजें डिस्कस करूंगा मैं कल। यूनिट वेक्टर के बारे में पूरा नहीं हुआ अभी, यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ चीजें कल डिस्कस करूंगा आते ही। तो बाकी डेफिनेशंस दो चार रह गई हैं, वो कल डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई। ओके बेटा।